Now we'll start with next chapter, that is your behavior of perfect gases and kinetic theory of gases. तो हम next chapter start कर रहे हैं, that is behavior of perfect gases and kinetic theory of gases. तो ये जो चैप्टर है इसमें हम गैसेस का जो बिहेवियर है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ द गैसेस बिहेव। और इस केस में हम स्टडी करेंगे बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस का मतलब an ideal gas. Perfect gas is also known as ideal gas. तो ideal gas और perfect gas का मतलब same है. And what is an ideal gas or perfect gas? It is that gas which obeys the assumptions of kinetic theory of gases. So your ideal gas or perfect gas, they obey assumptions of kinetic theory of gases. तो वो गैस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस को ओबे करे, उस गैस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस बोलते हैं या परफेक्ट गैस बोलते हैं। तो बात आई कि ये जो काइनेटिक थ्योरी है उसकी अजम्पशंस क्या हैं? व्हाट आर द अजम्पशंस? तो वील डिस्कस द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और जो गैस इन अजम्पशंस को ओबे कर रहा है वो कौन सी गैस है? आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। So we'll be discussing the assumptions of your kinetic theory of gases, and your first assumption is that all the molecules of the gas are identical as regards their shape and mass. तो पहला जो आपका काइनेटिक थ्योरी का assumption है वो ये कह रहा है कि अगर एक गिवन गैस है, तो अगर एक गिवन गैस है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है, तो मेरे पास अगर ये एक ऑक्सीजन की गैस है, तो सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक ही मास के होंगे, एक ही साइज के होंगे। तो फॉर अ गिवन गैस योर मास एंड साइज विल बी सेम। हाँ, अगर मैं गैस को चेंज करूंगा, तो गैस को चेंज करने पे एक पर्टिकुलर गैस दूसरे पर्टिकुलर गैस के कंपैरेटिवली डिफरेंट मास या साइज की हो सकती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैस है तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं। हाइड्रोजन गैस है, उसके भी सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं। पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में सेम नहीं है। तो यहाँ पर द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट। तो डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल डिफरेंट है। देन सेकेंड पॉइंट, the gas molecules behave as rigid, elastic and smooth spheres. तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर रिजिड, दे आर इलास्टिक एंड दे आर स्फेरिकल। तो अगर मैं एक एक मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस अगर मैं देख रहा हूँ, तो उस मॉलिक्यूल की जो शेप है वो स्फेरिकल है। और उस मॉलिक्यूल की शेप स्फेरिकल है और उसका एक पर्टिकुलर साइज हो गया, और वो साइज उसका रेडियस जो है वो बताएगा। और अगर एक पर्टिकुलर गैस है तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स का साइज सेम होगा, सारे मॉलिक्यूल्स का मास सेम होगा, सारे स्फेरिकल होंगे। और ये जो गैस है ये इलास्टिक है। इलास्टिक है मतलब कि ये अपनी शेप को लूज नहीं करेगी। अगर ये कभी जाके दीवार को टकराती है या आपस में टकराती हैं, तो ये अपनी शेप को रीगेन कर लेंगी, इनकी शेप स्फेरिकल ही रहेगी। क्योंकि आपको पता है इलास्टिक बॉडीज होती हैं जो अपनी शेप को रीगेन करके रखती हैं जब डिफॉर्मिंग फोर्स उनसे हट जाती है। तो ये जो बॉडी है रिजिड है और ये इलास्टिक है, मतलब ये अपनी शेप को लूज नहीं करेंगी। कब? जब ये टकराएंगी या जब इन पे फोर्स लगेगी, और जब वो हटेगी तो ये अपनी शेप लूज नहीं करेंगी, ये स्फेरिकली रहेंगी। देन थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ये जो आर है, ये जो मैंने आर लिया, ये जो आर लिया है, ये आर जो है दिस इज वेरी वेरी
स्मॉल, ये साइज बहुत छोटा है। मतलब अगर आप गैस के मॉलिक्यूल की बात करो, नो डाउट वो स्फेरिकल शेप है, पर वो स्फेरिकल शेप बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, एक पार्टिकल की तरह ही लग रहा है। एज कंपेयर्ड टू द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो साइज है ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? मेरे पास ये कंटेनर है, और ये जो कंटेनर है इसका जो वॉल्यूम है वो कैपिटल वी है। इस कंटेनर के अंदर लेट अस से आइडियल गैस है, तो इस कंटेनर के अंदर ये आपकी आइडियल गैस है, ये आपकी आइडियल गैस है। और ये जो गैस है ये स्फेरिकल शेप में है। इसका हर मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में है, पर मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है इसके कंपैरेटिवली उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। देखो सॉलिड्स रिजिड होते हैं, और सॉलिड्स में सारे मॉलिक्यूल्स इतने पास होते हैं कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। आप उनको गर्म करते हो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप उनको और गर्म करते हो फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गैस की खासियत ये है कि आप गैस को किसी भी कंटेनर में डालो, वो उस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी। एंड व्हाट इज विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस? वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर आप कंटेनर बड़ा कर दोगे तो वही गैस उस बड़े कंटेनर के वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई कर लेगी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो अगर कंटेनर का वॉल्यूम ये कैपिटल वी है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी ये कैपिटल वी है। और अगर मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल, ये जो सिंगल मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम है, उसको अगर मैं स्मॉल वी लूं, तो वो जो स्मॉल वी है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वो बहुत छोटा है। क्यों बहुत छोटा है? क्योंकि आर बहुत कम है। साइज बहुत छोटा है तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी बहुत छोटा है। गैस का मॉलिक्यूल अलग, गैस का जो वॉल्यूम है वो अलग। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। हाँ, मैं कहूँ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, तो मॉलिक्यूल का रेडियस लो, 4/3 πr³ करो, तो वो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आएगा। तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अलग चीज हो गई, और गैस का जो वॉल्यूम है वो अलग चीज है। गैस का वॉल्यूम क्या है? जिस कंटेनर में गैस है वो ही उसका वॉल्यूम है। पर गैस में होता क्या है, पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। तो ये जो डी आप देख रहे हो, व्हाट इज दिस डी? दिस डी इज द इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस। इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस, ये बहुत ज्यादा होता है गैस में। और ये जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है? वो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दिस डी इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन आर। ये जो डी है ये आर से बहुत बड़ा है। आर क्या था? मॉलिक्यूल का साइज। डी क्या है? आपका जो गिवन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप। एंड इफ कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, अगर कैपिटल एन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज एन टाइम्स ऑफ स्मॉल वी। और मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये जो एन टाइम्स ऑफ स्मॉल वी है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वी। कैपिटल वी क्या है? गैस का वॉल्यूम। एंड ये क्या है? ये है गैस जिन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, उन मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम। तो सारे मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम जो है वो गैस के वॉल्यूम से बहुत कम है। और इतना कम है कि हम इस वैल्यू को निग्लेक्ट कर रहे हैं। इतना कम है कि हम इसको जीरो मान रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मैं मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंसिडर नहीं कर रहा। हाँ जी, समझ में आ रहा है? मैं मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंसिडर नहीं कर रहा। और गैस का वॉल्यूम बेसिकली कंटेनर का वॉल्यूम है, क्योंकि जिस कंटेनर में गैस है वो गैस उस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर रही है। और क्योंकि उसको ऑक्यूपाई कर रही है, इसलिए जो
गैस का वॉल्यूम है वही कंटेनर का वॉल्यूम है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस गैस के वॉल्यूम के सामने निग्लिजिबल है। तो ये हमारा थर्ड अजम्पशन है। तो ये थर्ड अजम्पशन क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नॉट ट्रू फॉर रियल गैस। ये पॉइंट जो है ये रियल गैस के लिए ट्रू नहीं है। कौन सा वाला पॉइंट? थर्ड। जो पहला वाला पॉइंट था, जो दूसरे वाला पॉइंट है, वो आप अगर रियल गैसेस को भी देखो तो उनमें भी वैलिड है। पर ये जो थर्ड एजम्पशन मैंने ली है ये रियल गैसेस में वैलिड नहीं होती। रियल गैसेस का मतलब जो एक्चुअल में गैसेस होती हैं। एक्चुअल में देखो, अगर आप गैस को कंप्रेस करते हो तो गैस को कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे। मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो गया तो स्मॉल डी जो है, अब कैपिटल आर से ज्यादा तो होगा पर बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा नहीं होगा तो फिर आप मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम सिर्फ तब इग्नोर होगा जब कैपिटल डी जो है वो बहुत बड़ा है। जब आपका स्मॉल डी जो है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है। और स्मॉल डी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत बड़ा कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होंगे। और मॉलिक्यूल्स कब बहुत दूर होंगे? जब प्रेशर बहुत लो होगा। तो इसका मतलब कि दिस इज ओनली वैलिड इन रियल केसेस व्हेन प्रेशर इज वेरी लो। बट प्रैक्टिकली अगर हम मैं देखूं, हर टाइम प्रेशर लो नहीं होगा। प्रेशर जो है जब भी मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट है वो वैलिड नहीं होगा। किस में? रियल गैस में। पर आइडियल गैस में तो मैं इसको मान के चलूंगा हमेशा। आइडियल गैस में मैं हमेशा मान के चलूंगा कि मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को मैंने इग्नोर करना है। तो हमें क्वेश्चन आया ना कि भी बताओ रियल और आइडियल में क्या फर्क है। तो ये थर्ड पॉइंट जो है वो रियल और आइडियल को आपस में डिफरेंशिएट कर रहा है। देन यू हैव फोर्थ पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। They move with all possible velocities in all possible directions and they obey Newton's law of motion. तो यहाँ पर मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा जो मॉलिक्यूल है इट इज इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। कंटिन्यूअस रैंडम मोशन का क्या मतलब है? कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो हर वक्त मूव कर रहा है, कभी भी रेस्ट पे नहीं है, हर टाइम मूव कर रहा है। एंड इट मूव्स विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मतलब इस कमरे में अगर ऑक्सीजन गैस है, सपोज इस कमरे में ऑक्सीजन गैस के 1000 मॉलिक्यूल हैं, जस्ट समझाने के लिए, तो इस पूरे कमरे के हर कोने में वो घूम रहे हैं। पूरे कमरे को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और हर मॉलिक्यूल जब मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग है और वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। कोई मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई एट सम एंगल है, कोई एट सम एंगल ऊपर है, कोई एट सम एंगल नीचे है। हर डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं और अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मतलब कोई मॉलिक्यूल ऐसा भी है जो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो कोई ऐसा भी है जो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कोई ऐसा जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। सब मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो अलग अलग है और कभी भी वो रेस्ट पे नहीं आते। हर टाइम वो किस में है? मोशन में। देन नेक्स्ट पॉइंट, the molecules collide with one another and also with the walls of the container. These collisions are perfectly elastic. There is no loss of kinetic energy in these collisions. तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जब आपके गिवन गैस के मॉलिक्यूल्स ने टकराना है तो उन्होंने टकराने के टाइम इलास्टिक कोलिजन्स, इलास्टिक कोलिजन्स जो हैं वो अंडरगो करनी है। याद है इलास्टिक कोलिजन? कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कब? when the kinetic energy remains conserved. Kinetic energy remains conserved मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक मास और साइज के हैं, आइडेंटिकल हैं, तो जब टकराएंगे तो क्या होगा? उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी। याद है मैं पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में कि इलास्टिक कोलिजन की ये
स्पेशल केस है कि अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स टकराएंगे तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी, और अगर वो किसी रिजिड वॉल को टकराएंगे, किसी एक बैरियर को, रिजिड वॉल को टकराएंगे, तो फिर उनकी जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, सेम वैल्यू सेम रहेगी बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ ये जरूर है, मैंने क्या कहा था कि कुछ पार्टिकल स्लो है, कुछ पार्टिकल फास्ट है। स्लो वाला पार्टिकल फास्ट वाले को टकराएगा तो क्या होगा, फास्ट वाला स्लो हो जाएगा, स्लो वाला फास्ट हो जाएगा। एक पार्टिकल दीवार को जाके टकराएगा, जितनी वेलोसिटी से टकराया था उतनी वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर 5 मॉलिक्यूल्स 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं और 5 मॉलिक्यूल्स 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, टकराएंगे आपस में, तो 2 की वेलोसिटी 8 वाली हो जाएगी, 8 की वेलोसिटी 2 वाली हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हर टाइम वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज नहीं हो रही टकराने पे। तो इट इज इलास्टिक कोलिजन। एंड number of molecules per unit volume of the gas is extremely large. In steady state, this number remains constant. In other words, the molecular density of the gas remains unchanged throughout the gas. Molecular density remains unchanged का मतलब क्या है कि आप अगर गैस को देखोगे तो गैस की पूरे कंटेनर में कहीं पे भी होने की टेंडेंसी सेम है। अगर आप एक कॉर्नर में देखोगे तो उस कॉर्नर में जितने मॉलिक्यूल्स हैं दूसरे कॉर्नर में भी उतने ही होंगे, हर कॉर्नर में उतने होंगे, बीच में भी उतने। तो आप क्या नोटिस करोगे, आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन अ गिवन वॉल्यूम एवरीवेयर एक जैसे होंगे, उनकी जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट क्या होगी, सेम होगी। तो मॉलिकुलर डेंसिटी जो है वो ओवरऑल सेम रहेगी, क्योंकि उनकी हर जगह जाने की टेंडेंसी सेम है। उनकी क्योंकि हर जगह जाने की टेंडेंसी सेम है, इसलिए वो पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ मूव करेंगे। Between two successive collisions, a molecule moves with uniform velocity. तो जब भी मॉलिक्यूल टकरा के दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी सिर्फ कब चेंज होगी, जब वो टकराएगा। टकराने पे वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, लेकिन जितनी देर तक वो टकराता नहीं उतनी देर तक उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। The distance between two successive collision is called free path. और ये जो डिस्टेंस वो आपका पार्टिकल ट्रेवल करेगा, जैसे पार्टिकल टकराया, टकरा के दूसरे को टकरा रहा है, तो वो जो एक को टकरा के दूसरे को टकराने के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट डिस्टेंस इज फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब टकराने से पहले पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, गैस के मॉलिक्यूल ने टकराने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो उसका क्या हो गया, फ्री पाथ हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जब वो टकराएगा, टकराने के बाद वो डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर टकराएगा, फिर वो डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर टकराएगा, हर बार वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके टकराएगा, पर हर बार वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सेम नहीं होगा, कभी वो डिस्टेंस कम होगा कभी ज्यादा होगा। तो फ्री पाथ हमेशा सेम नहीं रहता। तो अगर आप ओवरऑल निकालना चाहते हो कि उसका फ्री पाथ ओवरऑल कितना है, तो फिर आप एवरेज निकालोगे, और उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज फ्री पाथ। एवरेज फ्री पाथ का मतलब एट एन एवरेज उसने कितना मूव किया, क्योंकि कभी उसने ज्यादा मूव किया, कभी उसने कम मूव किया। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, हम यहाँ पे नोटिस करेंगे दैट द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्योंकि हर बार वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके नहीं टकराएगा। एंड मॉलिक्यूल डू नॉट exert any force of attraction or repulsion on each other except during collision. इसका क्या मतलब हुआ कि द मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्टिव फोर्स नहीं है, मॉलिक्यूल ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं, उनके बीच में कोई कन्फिग्रेशन के कारण एनर्जी नहीं है। सो देयर इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, जीरो। अगेन ये वाला जो पॉइंट आप नोटिस कर रहे हो, ये वाला जो पॉइंट आप नोटिस कर रहे हो, ये रियल गैस और आइडियल गैस को डिफ्रेंशिएट करती है। कि रियलिटी में रियल गैसेस में
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि एवरी एवरी मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट अनदर मॉलिक्यूल विद वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देयर आर ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट इज नोन एज वैन डर वाल फोर्सेस। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है कौन सा, कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नॉट फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता। पर अगर मैं आइडियल गैस बोल रहा हूं, अगर मैं आइडियल गैस बोल रहा हूं, तो फिर फॉर आइडियल गैस ये ट्रू है, आइडियल गैस के लिए ट्रू है, क्योंकि आइडियल गैस का मतलब ही ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो गैस में सिर्फ एक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? हाँ जी, कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। गैस विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है इन केस ऑफ योर आइडियल गैस। तो जब हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। Then the collisions are instantaneous. That is, the time spent by the molecule in a collision is very small as compared to the time elapsed between the two successive collisions. तो ये जो collisions है वो बहुत फास्ट इंस्टेंट पे होंगी, और मॉलिक्यूल्स टकराते सारी एक दूसरे को टच करना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि टकराने के बाद वो जुड़े रहेंगे और इकट्ठे मूव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टकराते सार वो जो गिवन उनके बीच में कंटेक्ट है वो खत्म होगा, और ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेसेस होंगे कोलाइड करने वाले। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होने के कारण क्या होगा कि जैसे ही टकराएंगे वैसे ही वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा, पर उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी जब तक वो अगली बार नहीं टकराते। तो यहाँ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि रियल गैस और आइडियल गैस में अगर मुझे कोई पूछे कि क्या फर्क है, तो थर्ड अजम्पशन एंड एट्थ अजम्पशन, उन दोनों की जो है वो रियल और आइडियल को डिफ्रेंशिएट कर रही है। अदरवाइज बाकी सारी जो अजम्पशंस हैं वो रियल में भी होती हैं। रियल गैसेस में थर्ड और एट्थ को छोड़ के बाकी सारी चीजें फॉलो हो रही हैं। तो यहां पर हम बेसिकली अब क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो एजम्पशन 3 एंड 8, ये दो एजम्पशंस हैं जो रियल और आइडियल गैस के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। तो दीज आर द टू assumptions which your separate your ideal gases from real gases. So real gases do not obey these two assumptions. रियल गैसेस ये दो assumption obey नहीं करती, और इसीलिए फिर वो आइडियल और रियल में फर्क है। पर आपको समटाइम्स क्वेश्चन आ जाएगा कि कैन एवर यू मेक अ रियल गैस आइडियल? क्या मैं रियल गैस को आइडियल बना सकता हूँ? तो अगर मैं रियल गैस को किसी तरीके से ये assumption फॉलो करा दूं तो वो आइडियल बन जाएगी। और फॉलो कराने का मेथड क्या है? तो मैंने एजम्पशन 3 के बारे में क्या कहा था कि अगर मैं चाहता हूं कि एजम्पशन 3 रियल गैस फॉलो करे तो ये कब होगा? जब स्मॉल डी बहुत बड़ा होगा। स्मॉल डी कब बड़ा होगा? जब गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होंगे। बहुत दूर कब होंगे? जब वो थोड़े होंगे, कम होंगे, कंटेनर बड़ा होगा और उनका प्रेशर बहुत कम होगा। तो जब प्रेशर कम होगा तो फिर वो वहां पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा, और आपके जो मॉलिक्यूल्स है वहां पे थर्ड जो अजम्पशन है उसको रियल गैसेस भी फॉलो करेंगे। और अगर मैं चाहता हूं कि ये एट्थ अजम्पशन अगर फॉलो, तो ये मैं कैसे फॉलो कराऊंगा? तो आपको पता है कि सॉलिड को गर्म करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो गई। मैं लिक्विड को और गर्म करता हूँ वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और कम हो गई। मैं चाहता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो हो जाए, और वो कम किसके बेसिस पे हो रही है? टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो अगर मैं टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दूं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम हो जाएंगी, इतनी कम हो जाएंगी कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गई। तो फिर अगर मैं एक रियल गैस को आइडियल बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? प्रेशर को बहुत लो रखूंगा और टेम्परेचर को बहुत हाई रखूंगा। जब ये दोनों चीजें मैं एक साथ करूंगा तो मेरी रियल गैस भी आइडियल जैसा बिहेव करना शुरू करेगी। पर प्रैक्टिकली आप इसको हमेशा नहीं कर पाओगे।
तो आप इसको मतलब अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कैन एवर अ रियल गैस बिहेव एज आइडियल, आंसर इज यस इफ द रियल गैस इज एट वेरी लो प्रेशर एंड अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि इफ रियल गैस इज एट वेरी लो pressure and very high temperature, then it will behave as ideal gas. Then it will behave as your perfect gas. तो फिर वो एक परफेक्ट गैस, एक आइडियल गैस की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने।